हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे धर्मवीर स्टडी प्रो चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर हमारा शीत युद्ध का दौर क्लास 12 यानी कि पॉलिटिकल साइंस का है। और ये हमारा सेकंड पार्ट है और हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। आप नहीं देखा तो देख लीजिए जाकर के। अब हम इसमें सेकंड पार्ट में जो कुछ बच गए थे हमारे टॉपिक उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा चैप्टर कौन सा है। तो चैप्टर हमारा अध्याय हमारा के अनुसार देखिए शीत युद्ध का दौर पहला ही है और इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखा है तो देख लीजिए करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। देखिए हमारी अगली हेडिंग आएगी इसमें दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। देखिए कब होता है, जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, कब हुआ था हमारा, यानी कि 45 में हुआ था, 1945 में। तो हमारा तीसरा विश्व युद्ध यानी कि चालू हुए, जैसे शीत युद्ध बोलते हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए कैसे होता है। देखिए दोनों महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दोनों ही अपने प्रभाव बढ़ाने में तुली हुई थी विश्व में। और देखिए दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ को दो गुटों में बांट दिया गया। अब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ है, अब तीसरा विश्व युद्ध यानी कि शीत युद्ध हुआ, तो विश्व दो गुटों में बट गया। तो देखिए विश्व दो गुटों में बट गया और यह दो ध्रुवीय विश्व है। जब विश्व दो गुटों में बट गया तो यह दो ध्रुवीय विश्व कहलाया। एक ये हो गया गुट, ये हो गया गुट। तो एक ध्रुव दो ध्रुवीय विश्व में बट गया विश्व, तो दो ध्रुवीय बोलते हैं इसी को। और देखिए बंटवारा सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। जो यूरोप महाद्वीप है हमारा, वहाँ से हमारा बंटवारा शुरू हुआ था। चलिए देखते हैं। देखिए देखिए क्या हुआ था। जो यूरोप था ना, ये पूरा यूरोप है। ठीक है, ये मानो। ठीक है, आप थोड़े समय के लिए। और जो यूरोप है इसका बंटवारा हो गया, ये देखिए ऐसे करके। अब जो पूर्व वाला हिस्सा था वो तो आ गया सोवियत संघ के कब्जे में, यानी कि दबदबा सोवियत संघ का था। और ये पश्चिम वाला था वो आ गया हमारा अमेरिका, यानी कि अमेरिका का दबदबा हुआ। और अमेरिका के साथ जो राष्ट्र यानी कि देश सम्मिलित थे, जहाँ पर अमेरिका का दबदबा था। पूर्व में था सोवियत संघ का और अमेरिका में था, यानी कि हमारा पश्चिम में था अमेरिका का, है ना। देखिए पूर्वी यूरोप सोवियत संघ, जिसे हम बोलते हैं दूसरी दुनिया के नाम से। ठीक है, पूर्वी यूरोप यानी कि सोवियत संघ के कब्जे में था, इसके दबदबे में था सोवियत संघ की। तो जिसे हम दूसरी दुनिया के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, जिसे हम दूसरी दुनिया कहते हैं। देखिए अब देखिए पश्चिमी यूरोप था, जो जो हमारा पश्चिमी यूरोप था इधर वाला हिस्सा, तो ये था हमारा अमेरिका के कब्जे में। तो इसे बोलते हैं हम पहली दुनिया। ठीक है, इसे पहली दुनिया का नाम बुलाते हैं। और जो बाकी देश बच गए हमारे, उसे बोलते हैं हम तीसरी दुनिया। तो हम उसे बोलते हैं तीसरी दुनिया। ठीक है, एडजस्ट कर लिया आप। ठीक है, तीसरी दुनिया बोलते हैं हम उसे, जो बाकी देश बच गए थे। यानी कि देखिए जो आपको दिख रहा है पीला पीला, ये हमारा है पश्चिमी यूरोप, है ना। पश्चिमी यूरोप है, तो ये अमेरिकी दबदबे वाला, ये पूरा इतना पीला पीला सारा जितने भी पीले पीले देश हैं, ये अमेरिका के साथ हैं, यानी कि पश्चिमी यूरोप के हैं। ठीक है, और देखिए और जो ये रेड कलर के दिख रहे हैं आपको, रेड कलर के, ये है हमारे सोवियत संघ वाले में। ठीक है, सोवियत संघ के खेमे में है और ये दूसरी दुनिया के नाम से बुलाए जाते हैं। और जो बाकी बच गए, जो ना ही पहली दुनिया में ना ही दूसरी में, तो उन्हें बोलेंगे हम तीसरी दुनिया का नाम। उन्हें हम तीसरी दुनिया का नाम देंगे, यानी कि जो ग्रीन कलर में है, यानी कि हरे कलर में। ठीक है, उन्हें तीसरी दुनिया का नाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है नक्शा, अच्छे से देख लीजिए, वहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, मेरा पर्पस आपको बताने का था, मैंने उतना बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। अब देखिए पूर्वी यूरोप, देखिए पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत संघ गठबंधन में सम्मिलित हो गए, मैंने अभी बताया था। ठीक है, यानी कि जो पूर्व वाले देश थे, जो पूर्व वाले थे इधर वाले, वो सोवियत संघ के गठबंधन में सम्मिलित हो गए, है ना। अब देखिए इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहते हैं। अब जो इधर वाला पूर्व वाले को हम बोलते हैं पूर्वी गठबंधन। ठीक है, इसमें सम्मिलित देश हैं, देखिए कौन कौन से देश हैं। देखिए पोलैंड और पूर्वी जर्मनी, हमारी पूर्वी जर्मनी, है ना। जर्मनी का विभाजन हो गया था ना, तो पूर्वी जर्मनी हमारी सोवियत संघ के खेमे में है। और देखिए हंगरी और बुल्गारिया। ठीक है,
और रोमानिया, ये देश सम्मिलित थे पूर्वी यूरोप में, यानी कि सोवियत संघ के खेमे में। और देखते हैं पश्चिमी में कौन से थे। पश्चिम वाले देखते हैं आप। देखिए पश्चिम वाले, देखिए पश्चिम वाले, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए पश्चिम वाले में कौन कौन से थे। देखिए पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश, देखिए देशों में कौन 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 से थे। देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। जो पश्चिमी इधर वाले थे, जो पश्चिम वाले, उन्होंने अमेरिका का पक्ष लिया। और इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। जो इधर वाले देश थे, जो गठबंधन अमेरिका ने बनाया था, उनको हम बोलते हैं पश्चिमी गठबंधन। ठीक है। अब देखिए इस गठबंधन में सम्मिलित देश देखिए कौन कौन से थे। ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, यानी कि पूर्वी जर्मनी थी हमारी कहाँ पर, सोवियत संघ वाले खेमे में, और पश्चिमी जर्मनी थी हमारी पश्चिम यूरोप की, यानी कि अमेरिका के दबदबे में। ठीक है। अब देखिए और कौन सा था, स्पेन और इटली और बेल्जियम। ठीक है, ये देश थे हमारे कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक को एक एक ध्यान से समझते जाइए। ठीक है, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है, जब जो पश्चिम वाले गठबंधन वाले देश थे, यानी कि अमेरिका के दबदबे में थे, उन्होंने क्या किया। देखिए देखिए नाटो, उन्होंने एक संगठन बनाया, उन्होंने एक गठबंधन बनाया। ठीक है। देखिए पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। उन्होंने एक संगठन बनाया। क्या बनाया, एक संगठन। तो देखिए 4 अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि, यानी कि हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं नाटो। ठीक है, शॉर्ट में हम इसे नाटो बोलते हैं, की स्थापना हुई। यानी कि पश्चिमी यूरोप वाले देशों ने ये संगठन की स्थापना की। ठीक है। देखिए जिसमें 12 देश सम्मिलित थे। इसमें कितने देश सम्मिलित थे, तो 12। विकल्प में आपसे पूछ लेता है कितने देश सम्मिलित थे, तो आप बताना है 12। ठीक है। अब देखिए इनका उद्देश्य क्या था। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इनका उद्देश्य क्या था। देखिए इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में सम्मिलित सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में सम्मिलित हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। देखिए मान लो ये देखो पश्चिमी यूरोप वाले देश हैं, ये भी है, ये भी है, मैंने बताया था आपको बहुत से देश बताए थे 5-6। तो देखिए मान लो इस पर एक किसी ने हमला किया, यानी कि पूर्वी जो सोवियत संघ में सम्मिलित में देश हैं, यानी कि ठीक है, उसने उनमें से किसी ने हमला किया तो ये सभी जो है ना, ये सभी अपने ऊपर हमला मारेंगे और मिलजुल कर उसको जवाब देंगे, उस पर हमला करेंगे। ये गठबंधन था। ठीक है। जैसे एक परिवार में सदस्य होते हैं, जब लड़ाई हो जाती है तो सभी एक साथ जाते हैं, उसी प्रकार से ये परिवार के तरह से इन्होंने गठबंधन बनाया। यदि इस पर हमला होता है एक देश पर तो ये सारे मिलकर उसकी सहायता करेंगे और अपने ऊपर हमला समझेंगे और उस दूसरे देश से लड़ेंगे जिसने हमला किया है। यह गठबंधन था। ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए भैया, जब पश्चिमी वालों ने बना लिया तो पूर्वी वाला क्यों चूके, सोवियत संघ क्यों चूके, उसने भी एक गठबंधन बना लिया। देखिए उसने कौन सा बनाया, देखते हैं। देखिए फिर क्या हुआ, फिर वार्सा संधि आई। फिर आई हमारी वार्सा संधि। देखिए पूर्व वालों ने बनाया था नाटो। ठीक है। तो इन्होंने बना ली एक वार्सा संधि, अपना गठबंधन। पूर्व वालों ने वार्सा संधि बना ली और पश्चिम वालों ने बनाया था नाटो, तो इन्होंने बना ली वार्सा संधि, एक गठबंधन। देखिए अब देखिए क्या होता है। सोवियत संघ की अगुवाई करने वाले गठबंधन यानी पूर्व गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो पूर्व वाला गठबंधन था, पूर्व के देशों ने जो गठबंधन बनाया उसे हम बोलते हैं वार्सा संधि। ठीक है, उसे हम वार्सा संधि बोलते हैं। ठीक है। चलिए देखिए इसकी स्थापना कब हुई। देखिए सन 1955 में हुई थी। कब हुई थी, सन 1955 में। ठीक है। और इसका मुख्य काम नाटो में सम्मिलित देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। जो सम्मिलित देश थे, पश्चिम वाले देश थे, यदि ये हमला करेंगे इधर वालों पर, पूर्व वालों पर, तो इनका उद्देश्य था कि इनको जवाब दें। यह उद्देश्य था। यदि पश्चिम वाले पूर्व वालों पर हमला करते हैं तो ये उनको जवाब दें, उनका मुकाबला करें डटकर,
पीछे न हटे, इसलिए उन्होंने गठबंधन बनाया, जिसे हम वार्ता संधि बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक टॉपिक ध्यान से समझते जाइए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा मैप लिया है, मैप में देखिए पहला हमारा जो यानी कि येलो कलर में, पीले कलर में जो दिए हुए देश, वो हमारे नाटो में सम्मिलित देश हैं। जो नॉर्वे, मैंने बताया था नॉर्वे, देखिए बहुत से, फ्रांस है, पश्चिमी जर्मनी है, और देखिए बेल्जियम है, लक्समबर्ग है, और देखिए बहुत से हैं, और ब्रिटेन वगैरह हैं। ये देखिए ब्रिटेन वगैरह है, स्पेन है। ठीक है, बहुत से हैं। अब देखिए, और यानी आपको देख लेना है बुक में अच्छे से, यहाँ पर अच्छा दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप अपनी बुक में देख लेना। ठीक है, एक बार अच्छे से। और जो यानी रेड वाले हैं, ये हमारे वार्सा संधि में सम्मिलित देश। ठीक है, जिसे हम वार्सा फैक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अन्य देश हैं ये, जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। ये देखिए थोड़ा सा हिस्सा है, इतने दो चार, एक देश है शायद इसमें, एक जन दो है। ठीक है, देख लेना अच्छे से, अपने बुक में देख लेना, मैप में। ये यहाँ पर अच्छा शो नहीं हो रहा, थोड़ा सा मैप में आपको अच्छा शो हो रहा है, बुक में अपनी में देखिए। ठीक है, अच्छे से। और ये अन्य देश हैं जो भी हैं, जो देखिए थोड़ा सा हिस्सा है, इधर देखिए, इधर है ऊपर वाला, इधर भी है साइड में, लेकिन ग्रीन वाला थोड़ा ही है। ठीक है, जो कम्युनिस्ट वाले देश हैं वो थोड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए, अमेरिका ने गठबंधन 2 बनाए। देखिए क्या बनाए उन्होंने, देखिए सीटो और सेंटो के बारे में बताओ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए सीटो क्या था और सेंटो क्या था। ये वारसा वाला नहीं है, ये अलग है। ठीक है, ये अलग अलग संगठन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए सीटो की स्थापना हुई थी सन 1994 में। ठीक है, 1994 में हुई थी, जिसे हम, इसका पूरा नाम है साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये शॉर्ट लिख दिया है मैंने, ऑर्गेनाइज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि। ठीक है, और देखिए हमारी सेंटो का देखिए 1995 में इसकी स्थापना हुई, और इसका पूरा नाम देखिए सेंट्रल ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय संधि संगठन। ठीक है, और देखिए साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडी, तो देखिए जिसका हुआ दक्षिण ईस्ट यानी कि पूर्व एशियाई संधि संगठन। ठीक है, इसका पूरा नाम हिंदी में। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को रक्षा करना, यानी कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया में देश है उनकी रक्षा करना, उन्हें उनकी उसकी साम्यवाद वाली नीतियों से दूर रखना, इसका काम था। और देखिए सेंटो का क्या काम था, ये दोनों ही अमेरिका द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, देखिए सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना। जो मध्य पूर्व वाला हिस्सा है, इधर वाला ये हिस्सा है, इधर तो पश्चिमी है, इधर पूर्वी है, इधर पश्चिमी है, तो इससे अलग रखना है इस हिस्से से। ये इसका मुख्य काम था, साम्यवाद के प्रभाव को रोकना, यानी कि ये सोवियत संघ वाला साम्य वाला प्रभाव यानी कि कहीं इधर ना आ जाए पश्चिम तरफ, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है। अब देखिए महाशक्तियाँ जो थी, महाशक्तियाँ थी 2, सोवियत संघ और अमेरिका, ये छोटे छोटे देशों को अपने में सम्मिलित करती थी। इनको देखिए क्या लाभ होता था छोटे देशों को अपने साथ सम्मिलित करने में। ठीक है, क्या लाभ होता था, देखिए सम्मिलित करने से उन्हें क्या क्या लाभ होता था। तो देखिए महाशक्तियों के लिए छोटे देशों का क्या महत्व था, उनके लिए क्या फ़ायदा था। ठीक है, तो देखिए महत्वपूर्ण संसाधन, जैसे कि उन्हें महत्वपूर्ण संसाधन मिल जाते थे, जैसे तेल खनिज वगैरह उनको मिल जाते थे वहाँ से। और देखिए भूक्षेत्र, अब देखिए भूक्षेत्र, भूमि वगैरह मिल जाती थी उन्हें, ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें। यहाँ पर सेना को वहाँ पर अपनी सेना ला सकें, बिठा सकें वहाँ पर, और सेना का संचालन कर सकते, हथियार को वहाँ पर जमा कर सकें। भूक्षेत्र मिल जाता था इसके लिए। और सैनिक ठिकाने, सेना को रोकने के लिए सैनिक ठिकाने भी मिल जाते थे, जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी करती थी, रहती थी।
ये भी उसे ठिकाने सैनिक ठिकाने मिल जाते थे। और देखते हैं, देखिए आर्थिक मदद, पैसे से मामले संबंधित। देखिए जिसमें गठबंधन में सम्मिलित बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने की मददगार हो सकते थे। जो सेना यहाँ पर मान लो इस ये देश हैं, इनमें जहाँ पर सेना संचालन होती थी महाशक्तियों की, तो वहाँ पर आर्थिक सहायता दे देते थे वहाँ के देश के जो लोग होते थे वहाँ की, तो आर्थिक सहायता मिलती थी उन्हें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए विचारधारा, अब देखिए विचारधारा यानी कि पश्चिम वाला था तो पूंजी वाली विचारधारा वाला, और पूर्व वाला था साम्यवाद वाला। ठीक है, साम्यवादी विचारधारा वाला, है ना। तो देखिए गुटों में सम्मिलित देशों की निष्ठा से, यानी सम्मिलित जो देश होते थे उनसे क्या होता था, यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियाँ विचारों का पारस्परिक युद्ध जीत रही हैं, कि कौन से जो देश हैं कौन से विचार में जाना चाहते हैं, यानी कि वे पूंजीवादी में जाना चाहते हैं या समाजवादी में, तो इससे उन्हें पता चल जाता था। और देखिए अब क्या होता है, गुट में सम्मिलित देश यानी कि गुट में सम्मिलित हो रहे देशों के आधार पर भी सोच सकते थे कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है। जो हमारा उदारवादी लोकतंत्र है ना, जो पूंजीवाद साम्यवाद से कहीं बेहतर है, ये होता था। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए शीत युद्ध के परिणाम क्या हुए, जब ये युद्ध हुआ तो क्या परिणाम निकले इसके। तो देखिए युद्ध के परिणाम क्या हुए, देखिए गुट निरपेक्ष देशों का जन्म। जो दो गुट बने थे, लेकिन कुछ ऐसे देश भी थे जिन्होंने ना ही इस गुट में सम्मिलित हुए, ना ही पूर्व वाले में हुए, ना ही पश्चिम वाले में। जो ऐसे गुट बने उसे गुट निरपेक्ष कहा गया। ठीक है, अलग से उन्होंने अपना रास्ता चुना, ना ही इसमें गए ना ही इसमें गए, ना ही इसमें पहुंचे ना ही इसमें, तो उन्होंने अपना अलग रखा सब काम, समर्थन उन्होंने अलग रखा, तो उन्हें बोल दिया गया गुट निरपेक्ष। ठीक है, उनका जन्म हुआ देशों का, जो ना इसमें गए ना इसमें गए, जो देश बचे उन्हें गुट निरपेक्ष देश कहा गया। ठीक है, और देखिए अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरे विश्व युद्ध टल जाना। देखिए यानी कि बहुत से तनाव संघर्ष हुए, ईर्ष्या हुई, फिर भी तीसरा युद्ध होने से बच गया, परमाणु यानी कि अस्त्रों से होने से बच गया। शीत युद्ध होगा केवल, यानी कि विश्व युद्ध से बच गया। ठीक है, और अनेक सैन्य संगठन संधियाँ, बहुत सी संधियाँ सामने आई, जैसे कि नाटो वगैरह, वार्सा वगैरह देखिए आपने, और देखिए सीटो सेंटो अमेरिका ने बनाई थी। बहुत सी संधियों का जन्म हुआ शीत युद्ध के दौरान। और देखिए दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु जखीरे और हथियारों की होड़, दोनों जो महाशक्तियाँ थीं उनके बीच हथियारों की होड़ बढ़ी, दोनों ही हथियारें बना रहे थे, भारी मात्रा में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के डटे हुए थे, तो दोनों में होड़ हुई हथियारों की। और देखिए दो ध्रुवीय विश्व, जो हमारा विश्व था वो दो भागों में बट गया, पूर्व वाले में और पश्चिम वाले में, है ना। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ये परिणाम निकले हमारे शीत युद्ध के। फिर क्या होता है, फिर देखिए हमारी अगली हेडिंग दी हुई है एनसीईआरटी में शीत युद्ध के दायरे। तो देखिए क्या होते हैं, देखिए समझते हैं। विरोधी खेमे में बैठे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए, संभावना रही, मगर कोई बड़ी युद्ध नहीं हुआ। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्र में आर्थिक जनहानि हुई, यानी पैसे से मामले से संबंधित पैसे वगैरह की भारी मात्रा में खर्च हुआ। और शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, बहुत सी लड़ाइयाँ हुई खूनी युद्ध, यानी कि जब मान लो काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, जब क्यूबा मिसाइल संकट हो गया हमारा 1962 में, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत संघर्ष हुआ होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए गुट निरपेक्षता मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है। देखिए गुट निरपेक्षता क्या थी। देखिए गुट निरपेक्षता का अर्थ देखिए, देखिए गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है सभी गुटों से अपने को अलग रखना। मान लो ये दो गुट थे, पूर्व वाला और पश्चिम वाला, ये दो गुट थे, इन दोनों गुटों में देश जो सम्मिलित हुए
उसे गुटनिरपेक्षता कहा गया। उन्होंने अपना अलग विकल्प चुना, उसे गुटनिरपेक्षता कहते हैं। ना ही किसी गुट में सम्मिलित होना, अपने को अलग रखना, उसे गुटनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन। देखिए शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन ने जन्म लिया, जो दो दुर्व्यता में बट रहे देशों के से अपने को अलग रखने के लिए था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। इसका उद्देश्य था विश्व में शांति रहे, इसलिए उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। अब देखिए इस आंदोलन का नाम गुटनिरपेक्षता यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नाम पड़ा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जो गुट में सम्मिलित नहीं हुए देश, उन्होंने तीसरा विकल्प चुना, उसे गुटनिरपेक्ष कहा गया। ठीक है, देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में सम्मिलित ना होने का आंदोलन था। जो महाशक्तियां थीं दोनों ही, पश्चिम वाली यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका, इनसे अलग रखना, यही हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन था। देखिए परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने को अलग थलग नहीं रखना था, अपितु इन्हें सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों से सरोकार था। अपने यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं उनसे अलग रखना नहीं था, यानी सभी में बराबर का हिस्सेदार हो, इसलिए वो चाहते थे। सरोकार का मतलब होता है यही, वो ये चाहते थे कि हम यानी धौंस से हमें पूरी बात कहने की मौका दिया जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा रास्ता चुना और विश्व शांति के लिए, ताकि युद्ध ना हो, विश्व में शांति रहे। देखिए अगला टॉपिक, देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना देखिए कब हुई। देखिए सन 1956 में कहाँ पर, देखिए सबसे पहले यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांच टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गवाल अब्दुल नासिर ने एक सफल बैठक की, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। उन्होंने एक बैठक की, ठीक है, एक बैठक लगाई इन्होंने नेताओं ने मिलकर, तो वहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सफल बैठक में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया, कब? 1956 में। आगे देखिए, अब देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम थोड़ा सा देखिए अच्छे से। अब देखिए जोसेफ ब्रांच टिटो थे, ये थे हमारे यूगोस्लाविया के, और जवाहरलाल नेहरू थे, ये थे हमारे भारत के। ठीक है, प्रधानमंत्री भारत के यानी कि, है ना, पहले। और गमाल अब्दुल नासिर थे हमारे मिस्र के। ठीक है, और सुकर्णो थे हमारे इंडोनेशिया के, और बामे एनकुरमा थे हमारे घाना के। ठीक है, घाना के, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको माइंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन हमारा कहाँ पर हुआ था? प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, हमारा 1961 में बेलग्रेड में हुआ था पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन। बहुत क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नंबर पक्का इससे पूछ लेता है। ठीक है, और देखिए इसमें 25 देश शामिल हुए। इसमें कितने देश शामिल हुए? 25। ठीक है, 25 देशों ने भाग लिया इसमें। पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में, जिसमें 25 देश शामिल हुए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 14वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? ये 14वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी सम्मेलन बोल सकते हैं हम, आंदोलन। ठीक है, आंदोलन सम्मेलन एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए हमारा हुआ था 14वां 2006 में हुआ था, क्यूबा में हुआ था। जैसे हम हवाना भी बोलते थे, ध्यान रखना है, क्यूबा को हम हवाना भी कहते थे। आज के समय में हम क्यूबा कहते हैं, पहले हवाना भी कहते थे, है ना। हवाना भी बोल देते हैं कभी, अब आज भी लोग, और क्यूबा भी बोल देते हैं। ठीक है, में हुआ था। ठीक है, 2006 में, जिसमें देखिए कितने देश थे, तो इसमें थे हमारे 166 देश, और
पर्यवेक्षक थे, ठीक है, पर्यवेक्षक देश हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुट निरपेक्ष को अपनाकर भारत को क्या लाभ हुआ। अब देखिए भारत को क्या लाभ हुआ गुट निरपेक्षता को अपनाने से। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से ले पाया। अब देखिए, ऐसे फैसले जिसमें भारत को लाभ होना, ना कि किसी महाशक्ति को। कुछ ऐसे फैसले जिसमें भारत को लाभ हो, किसी और अन्य महाशक्ति को लाभ न हो, ऐसा भारत को मौका मिला। देखिए, गुट निरपेक्ष से भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि अगर कोई एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी की तरफ जा सकता। ऐसे में कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र रह सकता था, ना ही दबाव बना सकता था। अब देखिए, दो महाशक्तियाँ थीं, सोवियत संघ और अमेरिका। अमेरिका और हमारा सोवियत संघ। तो भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, ना इसमें सम्मिलित हुआ ना इसमें। मान लो यदि ये सोवियत संघ इस पे दबाव डालेगा और अमेरिका ने इसने दबाव डाला और इसने नहीं डाला, तो इसने दबाव डाला तो भारत क्या करता, तो अमेरिका में चला जाता, अमेरिकी गुट में, यानी कि पश्चिम वाले में। और यदि ये दबाव डालता भारत पे, अमेरिका दबाव डालता, तो ये सोवियत संघ में चला जाता, तो इससे मदद मांगता। तो इसलिए भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपनाया ताकि वह अपने स्वतंत्र निर्णय ले सके, किसी महाशक्ति पर डिपेंड न हो, किसी का दब्बू बन के न रहे। इसलिए चलिए आगे देखते हैं। देखिए, गुट निरपेक्ष ना तो पृथकवाद है और देखिए और ना ही तटस्थता। ठीक है, तटस्थता। देखिए, पृथकवाद का क्या अर्थ है। देखिए, अब देखिए, पृथकवाद का अर्थ होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रखना। मान लो जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हमारे देश से बाहर के मामले उनसे अलग रखना, और अर्थात बस अपने आप से मतलब रखना, बाकी किसी भी दूसरे से अलग रहना। ऐसी अमेरिका ने किया। 1789 से 1914 तक पृथकवाद को अपनाकर रखा था अमेरिका ने। वो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग था। अमेरिका ने अलग रखा था अपना सारा स्वतंत्र, सारी नीतियां अंतर्राष्ट्रीय मामलों से। भारत ने ऐसा नहीं किया, परंतु भारत ने नहीं किया ऐसा। गुट निरपेक्षता को अपनाया लेकिन पृथकवाद की नीति नहीं अपनाई। मान लो उसने गुट निरपेक्षता को तो अपनाया, दोनों से अलग तो रहा। पृथकवाद का अर्थ होता है बिल्कुल भी अलग रहना, लेकिन फिर भी यदि यह दबाव जो जमाता तो इसमें चला जाता भारत हमारा। लेकिन उसने पृथकवाद को नहीं अपनाया, उसने दोनों से संबंध बना के रखे। पृथकवाद का अर्थ होता है बिल्कुल अलग रहना, तो पृथकवाद नहीं रहा भारत। ठीक है, देखिए, भारत आवश्यकता पड़ने पर मदद लेता और दूसरे की मदद करता था। आवश्यकता पड़ने पर भारत अमेरिका से भी मदद ले लेता है और ले लेता था, और सोवियत संघ से भी, और मदद दे भी देता था। तो इसे पृथकवाद में नहीं था भारत, भारत था तटस्थता का अर्थ। ठीक है, देखिए, तटस्थता, तटस्थता। ठीक है, अब देखिए, गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है। तटस्थता को अपनाने का मतलब खुद, यानी कि मुख्यतः युद्ध में शामिल नहीं होना, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद कर दे, और यह देश युद्ध को सही गलत होने पर कोई पक्ष नहीं भी रखते हैं। ठीक है, गुट निरपेक्ष देशों ने तटस्थता को बिल्कुल भी नहीं अपनाया, क्योंकि भारत अन्य देशों की हमेशा से दोनों महाशक्तियों के बीच शत्रुता को कम करने का प्रयास करता था और किया था उसने, अब भी करता है। यदि किसी देश में लड़ाई झगड़ा होता है तो युद्ध हो ना हो,
विवाद होता है तो तटस्थता का निभाता है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित अधिकतर देश की अल्प विकसित देश का दर्जा मिलता था। यह देश गरीब थे। इनके सामने मुख्य चुनौती अपनी जनता को गरीबी से निकालना था। जो अल्प विकसित देश हैं यानी कि इन्होंने अभी तक विकास नहीं किया है, तो उनको अपनी जनता को गरीबी से निकालना था। ये गरीब देश थे, इसलिए उन्होंने अलग रखा। उन्होंने यदि सम्मिलित होते तो उनकी और अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? अच्छा है। इनके लिए आर्थिक विकास जरूरी था। पैसे यानी पैसे की पूरी भरमार हो देश में, उनके लिए आर्थिक विकास जरूरी था, क्योंकि बिना विकास के कोई भी देश सही मायने में आज़ाद नहीं रह सकता। जब तक मान लो देश के पास पैसा नहीं होगा, तब तक देश मान लो गुलाम ही है। ठीक है, देश में देखिए ऐसे में देश उपनिवेश यानी गुलाम भी हो सकते हैं। जब देश के पास पैसा ही नहीं होगा तो दूसरे से कर्जा लेगा, तो देश गुलाम कर बन जाएगा दूसरे का। इसी समझ में नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ, और इसी को लेकर हमारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। ठीक है, नव यानी कि नया। ठीक है, आगे देखते हैं। 1972 में यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आपार और विकास में संबंधित सम्मेलन में नाम से एक रिपोर्ट हुई। कौन सा हमारा देखिए, UNCTAD। ठीक है, UNCTAD। ठीक है, ये सम्मेलन हुआ था। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली से सुधार का प्रस्ताव किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया, क्या कहा गया देखिए कुछ बातें कही थी इस रिपोर्ट में। देखिए क्या क्या बातें कही थी। पहली बात थी हमारी, अल्प विकसित देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होगा। जो अल्प विकसित देश हैं इन्होंने विकास नहीं किया है, जो उनके प्राकृतिक संसाधन है उन पर उनका अधिकार होगा। संसाधनों का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं। जो अल्प विकसित देश हैं उनके पास संसाधन है, वो अपने तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं अपने विकास के लिए। और अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिम देशों बाजार तक होगी। यह देश अपना सामान पश्चिमी देश तक बेच सकते हैं। जो पश्चिम वाले देश हैं यहाँ पर बेच सकते हैं, अल्प विकसित देश हैं जो। तीसरी बात देखिए, पश्चिमी देश में महंगाई या जारी टेक्नोलॉजी मंगाई जाने वाली यानी जारी टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी की गलत कम होगी, यानी कि जो लागत है उसकी कम होगी लागत। ठीक है, लागत कम होगी। जो भेजेंगे पश्चिमी देश में वो उसकी लागत कम होगी। और अल्प विकसित देश यानी कि जो अल्प विकसित देशों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में उनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी। जो अल्प विकसित देश हैं उनकी संसाधनों में भूमिका बढ़ाई जाएगी अंतर्राष्ट्रीय में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में। ठीक है, देखिए अब कुछ संधियाँ हुई थी शीत युद्ध के दौरान, कुछ संधियाँ हुई थी। उन संधियों को देखिए शस्त्र नियंत्रण संधियाँ, कुछ संधियाँ देखिए। और देखिए LTBT, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। देखिए इसका फुल फॉर्म सीमित परमाणु परीक्षण संधि, यानी कि परमाणु को सीमित मात्रा में परीक्षण करना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, जैसे हमारा प्रदूषण होता है। ये संधि हुई थी, ये हमारी हुई थी 5 अगस्त 1963 को। ठीक है, और देखिए हमारी अगली संधि हुई थी SALT। अब SALT का मतलब देखिए सामरिक, ए से हमारा हो गया अस्त्र, और L से हो गया परिसीमित। ठीक है, वार्ता। तो हमारी हुई थी ये 26 मई 1972 में। ठीक है, और देखिए हमारा हुआ था स्टार्ट, ये संधि हुई थी, यानी कि सामरिक अस्त्र न्यूनतम संधि, यानी कि थोड़े अस्त्र होने चाहिए, अस्त्र शस्त्र थोड़े होने चाहिए, परमाणु बम वगैरह
कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए देशों के पास। 31 जुलाई 1991 को हुई थी और हमारी हुई थी 3 फरवरी 1993 में, 2 बार हुई थी, ठीक है। और देखिए हमारी NPT ये संधि हुई थी, परमाणु अप्रसार संधि, यानी परमाणु को प्रसार मत करो, परमाणु बम ज़्यादा बनाओ, ये हमारी संधि हुई थी। ये हुई थी हमारी 1 जुलाई 1968 में हुई थी, ठीक है, 1 जुलाई 1968 में। कब हुई थी? तो हुई थी हमारी 1968 में हुई थी, ठीक है। आप ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और हाँ, अगले चैप्टर की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं ऐसी अगली अच्छी वीडियो में।